पिछली वीडियो में हमने प्रॉमिस किया था कि यूनिटरी मेथड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम एक और मेथड से भी करते हैं, वो मेथड हम आपको बताएंगे। तो ये जो दूसरी वीडियो है ये हमारी उसी पे टेस्ट करेगी। पिछली बार हमने देखा था कि जब हम किसी ऐसे क्वेश्चन को देखें कि एक स्टेटमेंट दी हुई हो और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, तो उसको हम ऐसे निकालते हैं कि एक यूनिट पे ले आते हैं उसको, जो स्टेटमेंट है उसको यूनिट तक लाके और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। इसलिए इसको यूनिटरी मेथड कहा था। जैसे क्वेश्चन हो कि 4 पेन 6 रुपए में आते हैं तो 8 पेन कितने में आएंगे। तो पहले एक स्टेटमेंट है कि 4 पेन 6 रुपए में आते हैं, ये एक स्टेटमेंट है। 8 पेन कितने रुपए में आएंगे, ये क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया था कि 4 पेन आते हैं, 4 पेन की कीमत 6 रुपए। 1 पेन की कीमत हमने पहले निकाली और फिर हमने 8 की निकाली, क्योंकि हमने 1 की निकाली बीच में और एक यूनिट है, इसलिए इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। और अब जो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे उसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से बोलते हैं। उसको निकालने का देखिए तरीका यूनिटरी मेथड से एक बार फिर देख लें। जैसे क्वेश्चन है कि 4 पेन 6 रुपए में आते हैं, 8 पेन कितने रुपए में आएंगे। तो हम लिखेंगे 4 पेन की कीमत बराबर है 6 रुपए। अब 1 तक ले आओ, 1 पेन की कीमत जो 4 पेन की कीमत है 6 रुपए, 1 पेन की कीमत उससे कम होगी या ज्यादा होगी, ये पहले हमें पता करना है। अगर कम हो तो 6 को 4 से भाग करेंगे। 6 हमारा यहां ऑलरेडी था, 4 हम यहां से लेके आए, तो 6/4 लिखेंगे। और अब 8 पेन की कीमत, ये 1 पेन की कीमत है। 8 पेन की कीमत 1 पेन की जो कीमत है उससे ज्यादा होगी, इसलिए जो 1 पेन की कीमत है वो और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 8 हमारा यहां से है। अब इसको निकालेंगे 12 रुपए। और अगर इसको क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया होता कि 4 पेन 6 रुपए में आते हैं तो 8 रुपए में कितने पेन आएंगे, अगर ऐसे होता तो कैसे करते। तो हम इसको क्या निकालना है कि 8 रुपए में कितने पेन आएंगे। तो जो पहले स्टेटमेंट है कि 4 पेन 6 रुपए में आते हैं, तो उसमें हम उसको इस ढंग से लिखते कि जो चीज निकालनी है वो इस समीकरण में, इस इक्वेशन में जो राइट का इज इक्वल टू का साइन है उसके राइट साइड पे है। अब इसमें हमने निकालना है कि 8 रुपए में कितने पेन आएंगे। तो स्टेटमेंट को इस ढंग से लिखें कि पेन उस साइड में है। 6 रुपए में आते हैं बराबर 4 पेन। 1 रुपए में आएगा, जब 6 रुपए में 4 आते हैं तो 1 में कम आएंगे, कम आएंगे तो 4/6। और 8 रुपए में कितने पेन आएंगे, 8 रुपए में जो 1 रुपए में आया है उससे ज्यादा आएंगे 8 रुपए में, तो 4/6 गुणा 8। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16/3 कितने पेन आएंगे। तो ऐसे हमने इनको सॉल्व किया।
फिर हमने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन किए थे जिनमें ये था कि जैसे ये प्रॉब्लम थी कि 4 पेन 6 रुपए में आते, 8 रुपए में कितने पेन आएंगे, या 8 पेन कितने रुपए के आएंगे। इसमें सीधा संबंध था, यानी चीजें कम है तो कीमत भी कम है, चीजें ज्यादा है तो कीमत भी ज्यादा है। लेकिन उल्टे संबंध वाले भी हमने किए थे, उल्टे अनुपात वाले। जैसे 4 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमने लिखा था का मतलब अगर उस तरीके से हम करें तो इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 4 आदमी काम को करते हैं कितने दिन में, 6 दिन। एक आदमी उस काम को करेगा। अब देखिए यहां पर एक आदमी उस काम को करने में ज्यादा दिन लगाएगा, आदमी घटेंगे दिन बढ़ेंगे, तो ये उल्टा अनुपात हुआ। और आदमी घटे और दिन भी घटते तो सीधा अनुपात होता। तो हम कैसे करेंगे, 6 यहां पर ऑलरेडी है, इस 4 को यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा इतने दिन में करेंगे एक आदमी। और 8 आदमी कितने दिन में करेंगे। जब एक आदमी इतने दिन में करता है तो 8 आदमी उस काम को इतने दिन से कम दिन में करेंगे। तो 6 गुणा 4/8, 4 दूनी 8, 2 गुना 6, 3 दिन में कर देंगे। ये तरीका हमने उस दिन किया था। अब इसको हम जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है उससे करें। और जैसा कि उस दिन हमने कहा था कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक बार अगर आपको समझ आ गया तो हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम आपकी सेकंडों में हल है। जिसमें अभी मिनट लगते हैं वो सेकंडों में हल होंगी। और अब अगर 30 सेकंड में हल होती है तो वो 20 या 15 सेकंड में हल हो जाएगी। करना कैसे, देखिए उसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है, और वो 3 स्टेप हैं आपो अपने आप की एक शॉर्ट फॉर्म है। यानी ये इतना इजी है कि प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी, आपो सॉल्व हो जाएगी। तो ए, पी और ओ का मीनिंग क्या है। ए का मीनिंग है अरेंजमेंट, अरेंज, और पी का मतलब है प्रोपोर्शन, अनुपात, और ओ का मतलब है ऑपरेशन। देखिए कैसे अरेंज कैसे करना है, प्रोपोर्शन कैसे देखना है, और ऑपरेशन कैसे करना है। मान लिया वही प्रॉब्लम कि 4 पेन की कीमत 6 रुपये है। ये तो स्टेटमेंट हुई, और क्वेश्चन है 8 पेन की कीमत है। कैसे करना, देखिए सबसे पहले अरेंज करना। आपने अरेंज कैसे करना है, जो पेन है उनको एक लाइन में लिख ले। यानी जैसे इसमें पेन और रुपये 2 चीजें हैं। जो पेन है उनको एक लाइन में लिखें, जो रुपये हैं उनको दूसरी लाइन में लिखें। जैसे 4 पेन, दूसरे क्या है 6 रुपये, 4 यहां लिख दें, 6 यहां।
अब 4 पेन 6 रुपए, दूसरा क्या दे रखा है 8 पेन, यहां पे इसको लिख लें पेन, इसको लिख लें रुपये। 4 पेन 6 रुपए। अब 8 पेन 8 रुपये के सामने 8 लिख रहे हैं। हमने ये किया, पेन एक लाइन में लिख दिए, रुपये दूसरी लाइन में लिख दिए, और रुपये की जो दूसरी क्वांटिटी है वो हमने यहां निकाल ली, यहां क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। अब कैसे करें? अब अनुपात हमने देखना है। अनुपात अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो सीधा अनुपात है, और एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज अगर घट रही है तो उल्टा। तो जब सीधा अनुपात हो तो आपने इनकी गुणा, यानी रुपये के साथ पेन की गुणा करनी है, डायगोनली आपने चलना है और इससे बात कर देना है, यानी ये हो जाएगा 6 गुणा 8 बटे 4, 12 रुपये। और अगर इसके बाद ये ऑपरेशन था, ये जो गुणा करने वाली बात थी, पहले था अरेंज, अरेंज आपने ऐसे लिख दिए, फिर प्रोपोर्शन देखना था सीधा है कि उल्टा है, और ऑपरेशन में था कि गुणा। गुणा किस किस की करनी है? ऐसे गुणा करनी है आपने डायगोनल, और इससे बात कर देना है। लेकिन अगर उल्टा अनुपात हो, यानी एक प्रॉब्लम अगर ऐसे हो कि 4 आदमी एक काम को 6 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? मान लिया ये हो 4 आदमी एक काम को 6 दिन में करें तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करें? मान लिया ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अरेंज। अरेंज क्या करना है? आदमी और दिन। तो पहले आदमी, ये अभी लिखने पड़ रहे हैं, बाद में आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। दिन, आदमी कितने पहले? 4, उसके सामने कितने? दूसरी फिगर, आदमी के आगे दिन लिख दो, ये आपने दिन लिख दिए। अब 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? आदमियों के सामने 8 लिख दें, कितने दिन में करेंगे यहां क्वेश्चन मार्क लगा लें। ये तो हो गया अरेंजमेंट। अब प्रोपोर्शन देखें, देखिए 4 आदमी उस काम को अगर 8 दिन में करते हैं, 4 आदमी अगर उस काम को 6 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उसको कम दिन में करेंगे। उल्टा अनुपात है। उल्टा जब अनुपात हो तो आपने क्या करना है कि इन दोनों की गुणा और उससे बात करते हैं, यानी 4 गुणा 6 बटे 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 6, 3 दिन में उसको काम खत्म कर देंगे आगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया, कहीं तो एक बार फिर बता। सबसे पहले आपने अरेंज करना है, एक जैसे जो आइटम है उसको एक लाइन में, आदमी एक साइड में, फिर दिन। 4 आदमी 6 दिन में करते हैं, 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, ऐसे आपने अरेंज कर दिया। अब आपने प्रोपोर्शन देखना है, सीधा है कि उल्टा है। 4 आदमी 8 दिन में करते हैं, 4 आदमी 6 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उससे कम दिन में करेंगे, यानी आदमी बढ़ेंगे तो दिन घटेंगे, तो उल्टा अनुपात हुआ। जब उल्टा अनुपात हो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है आपने और उससे भाग करना है। और अगर सीधा अनुपात हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इससे भाग करना है। बस ये बात समझने की है। ये समझ आ गई तो ये इसके बाद अरेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। और अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्रॉब्लम्स हमने पहले वाले वीडियो में दी थी, जिनको यूनिटरी मेथड से आपने किया होगा, उनको अब इस मेथड से आप करके देंगे।
और फिर इसके एंड में या इसके शुरू में वीडियो के हम आंसर की भी लगाएंगे, एंड में लगाएंगे जब आप इनको रेजोनेंट प्रोपोर्शनल से कर चुके होंगे तब आप देखें उसको। एक चीज और मैं आज डिस्कस करना आप लोगों से सोच रहा था, हाँ टाइम परमिट करता है। हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने क्वेश्चन एक दिया था कि द प्रेसिडेंट shook hand with each person, और दूसरी चॉइस थी इसमें द प्रेसिडेंट shook hands with everyone। इनमें क्या फर्क है? देखिए, each कहना और everyone कहना इसमें कोई मोटा फर्क नहीं। सिर्फ ये है कि जो each है ये एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन लगेगा, जैसे each person लिखना पड़ेगा। बट आपने everyone लिख दिया तो उसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। every और one यानी एडजेक्टिव और नाउन एक नहीं है, एक तो एक फर्क हुआ स्ट्रक्चर का। मीनिंग में क्या फर्क है? मीनिंग में भी बहुत छोटा सा फर्क है, और वो ये कि जब आप ईच कहते हैं कि प्रेसिडेंट shook hands with each पर्सन, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल एक एक से हाथ मिलाया। इस बात पे जोर है कि कोई भी नहीं छूटा। और जब आप कहते हैं कि प्रेसिडेंट shook hands with everyone, इसका मतलब सबसे हाथ मिलाया। यहां पर एक एक से हाथ मिलाने वाली बात नहीं है। इसको एक और उदाहरण से शायद स्पष्ट हो जाए, जैसे मान लिया कि इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है या कोई और ऐसा फंक्शन है जो राष्ट्रीय उत्सव पे है, और एक क्लास में 40 बच्चे हैं और प्रिंसिपल ने कहा है कि भी 40 बच्चे एक जुलूस में जाएंगे, एक प्रोसेशन में जाएंगे, और इनके सबके हाथ में तिरंगा होना चाहिए। 40 बच्चे थे, टीचर ने क्या किया कि 40 झंडे लिए, तिरंगे लिए, और क्लास का जो मॉनिटर था उसको दे दिए कि सबको दे दो। अब प्रिंसिपल ने पूछा कि आपने सबको दे दिए? उन्होंने कहा कि हाँ सबको दे दिए। तो ये सबको नहीं दिए हैं, उन्होंने 40 क्लास में बच्चे हैं और 40 झंडे एक बार दे दिए, और ये वो मान के चले कि सबको मिल गया। सबके लिए हैं वो, सबको नहीं मिले हैं, सबके लिए हैं। और अगर वो जाके एक एक बच्चे के हाथ में झंडा दे, तब वो कहा जाएगा कि he gave tricolors to each of the students, otherwise he gave tricolors to everyone। ये each कहने से हमारा जो इंडिविजुअलिटी है उस पे ज्यादा जोर बनता है। वही जैसे हिंदी में मैंने बोला कि एक वैसे भी कभी जैसे बात होती है कि भाई मैं सबको देख लूंगा, सबको देख लूंगा का मतलब है कि कहीं लड़ाई झगड़ा है, बोलता सबको देख लूंगा। सबको देख लूंगा का मतलब उसका एक एक पे जोर नहीं है, और जब वो कहता है एक एक को देख लूंगा तो इसका मतलब वो बिल्कुल एक एक पे फिगर, एक एक पे निशान है उसका, एक एक को इंगित करके कह रहा है। तो ये फर्क होता है। ईच कहने से इंडिविजुअलिटी पे ज्यादा जोर है, एवरीवन कहने से इंडिविजुअलिटी पे उतना जोर नहीं है। वो एक सामान्य बात है कि सबके लिए। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब कीजिए और फिर बताइए कि कैसा लगा। अब ये मैथ वाली जो सीरीज है, अगर ये आपको उतनी ही उपयोगी लग रही है तो इसको जारी रखेंगे, और इंग्लिश का भी बीच बीच में आप घबराइएगा नहीं, इंग्लिश का भी बनता रहेगा। जैसा आप समय अनुमति देगा इंग्लिश का भी बनता रहेगा, बट मैथ का भी पहले से मैथ का ज्यादा बनेगा। ये सिर्फ हमारा अभिप्राय था। ओके, थैंक यू, बाय बाय।